हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल से मैंने आपको ये हल प्रश्न पत्र यानी कि टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट एक कराना शुरू करवा दिया है। तो इसमें आपके पुराने टीजीटी पीजीटी के जो टीजीटी के ही हैं, पीजीटी के तो नहीं हैं इसमें। टीजीटी अब तक जितनी बार भी 2021 तक हुआ है वो सारे आपको पेपर्स मिलेंगे इसमें। तो हल प्रश्न पत्र मिलेंगे, इसके साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट मिलेंगे हमको 5 इसमें। तो कल हमने 2021 का पेपर सॉल्व किया था और आज हम 2016 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 8 मार्च 2019 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी आपको, तो मैंने वो शुरू कर दिया है कल से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कल का आप पेपर पहले सॉल्व कर दीजिए, फिर आज का पेपर सॉल्व कीजिएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट की मैंने सारी प्लेलिस्ट आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। आप किसी भी सब्जेक्ट जितना भी अब तक मैंने कंटेंट दिया है वो सारा का सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी की क्लास भी चला रही हूँ, जिसमें हम क्लास 12th की हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें 3 बुक्स हैं आपकी। तो फर्स्ट बुक मैंने शुरू कर दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी पॉलिटिकल साइंस की 10th क्लास की क्लासेस चल रही हैं और अब वो फिनिश हो गई हैं और अब हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे। और हिस्ट्री चूँकि 12th क्लास में ही आपकी इम्पॉर्टेंट थी तो वहाँ से मैंने शुरू किया है। मैंने 9, 10th और 11th तीनों को ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री थी और हमें वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि ना ही वो एलटी ग्रेड में आती है ना ही टीजीटी पीजीटी में। तो हम इंडियन हिस्ट्री ही आता है क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से, क्योंकि कल हमने पेपर सॉल्व किया था तो आपने देखा ही कि टीजीटी वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं आपको इंडियन हिस्ट्री करा रही हूँ। तो चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? तो ये है मदन लाल ढींगरा। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, फलस्वरूप मदन लाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया गया। इस हत्याकांड के बाद सावरकर को गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा गया। इंडिया हाउस के प्रमुख सदस्य वीडी सावरकर, हरदयाल और मदन लाल ढींगरा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? तो ये दी गई थी आपकी लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जो कालांतर में एक बड़ी भूल सिद्ध हुई। लखनऊ समझौते के अंतर्गत तैयार 19 सूत्री ज्ञापन पत्र में ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार करने तथा इनमें अधिक निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधि देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम व्यवस्थित करें। तो रॉलेट एक्ट कब आया? तो हम सबको पता है कि रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में आया था। ठीक है, फिर गांधी इरविन पैक्ट आपका हुआ था 1931 के टाइम पर। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो मार्ले मिंटो सुधार आपका आया था, अब देखो इसमें नीचे हम पूरा पढ़ लेते हैं, 17 मार्च 1919 को। ठीक है,
केंद्रीय विधान परिषद में पास हुए विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना करी। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वॉयसराय इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 को हुआ। इल्बर्ट बिल 1883 में पारित हुआ। अतः सबसे पहले क्या आएगा, इल्बर्ट बिल जो कि 1883 में पारित हुआ, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, उसके बाद रॉलेट एक्ट 17 मार्च 1919 और उसके बाद 15 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, तो वो उर्दू कवि थे मोहम्मद इकबाल। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931 में हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इन दोनों सम्मेलनों में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने क्या किया, बहिष्कार किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण विफल रहा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है, तो ये है ग्रोशियन। ठीक है, ग्रोशियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। मोस्टेरियम को एक उपकरण के अंतर्गत रखा गया। अचुलियन और ओल्डोवाम को भी एक उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया। ये सभी उपकरण सबसे प्राचीन उपकरणों की श्रेणी में रखे गए हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता की 1/4 रचनाएं जो हैं वो इंद्र को निर्देशित करती हैं। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ, अर्थात संहिता के लगभग 1/4 भाग में अकेले इंद्र का उल्लेख है। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रधान देवता है। इसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला या युद्ध के नेता के रूप में चित्रित किया गया है तथा प्रकृतिगत रूप से वर्षा का देवता माना गया। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है, तो बताइए। ईसा पूर्व युग में इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रत संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। बताइए इन चारों में से क्या होगा। आंसर है कनिष्क का शासनकाल। कनिष्क का शासनकाल 78वीं ईस्वी में लगभग माना जाता है और ये कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इसी के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, इंडो ग्रीक साम्राज्य की जो स्थापना है वो 183 ईसा पूर्व के लगभग हुई। भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रथम श्रेय डेमेट्रियस को है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्रथम सदी ईसा पूर्व से संबंधित है और विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व से हुआ है। ठीक है, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणत हुई। तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजक श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अतः इसका सही उत्तर पाटलिपुत्र होगा। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की। इनमें से कौन सा वो शिलालेख है, तो करारोपण की बात रुम्मनदेई स्तंभ शिलालेख में हुई। रुम्मनदेई स्तंभ लेख में अशोक ने करारोपण का उल्लेख किया। यह शिलालेख नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कहाँ पर है ये याद रखना है। तो रुम्मनदेई स्तंभ
लेख जो है वो नेपाल की तराई में स्थित है और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था और उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को क्या कर दिया था, माफ कर दिया था और भूमि कर घटाकर 1/भाग कर दिया था। पहले 1/6 था, फिर 1/8 कर दिया। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। कौन सा? रुम्मनदेही अभिलेख, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। तो करारोपण से संबंधित है। किसने सोलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन की बोधगया में विहार बनाने की अनुमति दी? तो ये समुद्रगुप्त को दी थी। ठीक है, तो श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में विहार बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दिया था। उसके विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है, फतवाए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? फतवाए आलमगीरी ये किया गया है औरंगजेब के शासनकाल में। तो फतवाहे आलमगीरी मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के एक दल द्वारा तैयार की गई ये कृति मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रामाणिक और विस्तृत सार संग्रह माना जाता है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वो किस देश का था? तो वो मोरक्को का था। वो मोरक्को देश का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1313 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता मूल रूप से अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन के शासक तोमन तिमूर के दरबार में गया और इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक रहला में वर्णन किया है। नेक्स्ट है, किसने 1613 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? तो प्रभावित किया था अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। 6 फरवरी 1613 को जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने और मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। जहांगीर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार से प्रभावित था। टॉमस एल्बर्ट के अधीन सूरत में ब्रिटिश व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश डैश से जोड़ा था। तो बाबर ने अपना वंश पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान से जोड़ा था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मावारा उनहर ट्रांस ऑक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो फरगना की जागीर का मालिक था और उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर अपने पिता पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा माता पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्कों और मंगोलों दोनों के रक्त का सम्मिश्रण था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? तो ये था खुम्स। ठीक है, फिरोज तुगलक ने खुम्स युद्ध के दौरान लूट का माल 1/5 भाग कर के रूप में लिया। फिरोज तुगलक ने 24 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामिक शरीयत कानून के द्वारा अनुमति प्राप्त केवल 4 करों खराज, जकात, जजिया और खुम्स को आरोपित किया। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया।
सिंचाई कर हक ए शर्ब लेने वाला फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। सिंचाई कर कृषि उपज का 10% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे, डैश के संदर्भ में कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो मोरोपंत त्र्यंबकम पिंगले। ठीक है, अष्टप्रधान मोरोपंत त्र्यंबकम पिंगले जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे। केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी कौन थे? मोरोपंत त्र्यंबकम पिंगले। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी मोरोपंत त्र्यंबकम पिंगले थे। ये मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। शासन का वास्तविक संचालन 8 मंत्री करते थे, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल से आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत ये हुआ। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में से प्रथम स्थान पर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज का था। वीडी सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल काला पानी में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है, CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने डैश द्वारा के लिए कार्य किया। तो CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था, की स्थापना की। 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल की शक्ति क्षीण होने लगी। पार्टी में सांप्रदायिक भावनाओं तथा सरकार के साथ सहयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। प्रत्युत्तरवादी गुट हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार का सहयोग करने लगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की? तो मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय का विचार था कि विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के माध्यम से हिंदू धर्म का और अच्छे तरीके से उत्थान किया जा सकता है। सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कीजिए। सती उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, कन्या भ्रूण हत्या निषेध और दास प्रथा का उन्मूलन। तो सती उन्मूलन तो आपका हुआ है 1829-30 में। ठीक है, तो सती का उन्मूलन 1829-30 में हुआ। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 में हुआ और दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? तो गड्ढे खोदने के जो साक्ष्य मिले हैं वो नवपाषाण कालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेमेन सूनियर ने प्राप्त किया। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम और गुफा करार जो कश्मीर प्रांत में स्थित है से अनेक गर्तावास यानी कि गड्ढाघर, मृदभांड तथा हड्डी के कई औजार प्राप्त हुए। रंगपुर से भी गड्ढे खोदने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है? तो ये देता है शतपथ ब्राह्मण। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख पहली बार शतपथ ब्राह्मण में दिखता है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट, निष्क
किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? तो निष्क जो था वो वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। वैदिक काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में निष्क का प्रयोग किया जाता था। हिरण्य और सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था। निष्क सोने का एक आभूषण था। ठीक है, निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था, उत्तर वैदिक काल में निष्क एक मुद्रा के रूप में प्रचलित हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? तो राजस्व कार्य निष्पादित करते थे और न्यायिक कार्य। अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्होंने न्यायिक कार्य प्रदान किया गया। राजुक दंडों में छूट भी दे सकता था। अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7 में युक्त रज्जुक व प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति का अर्थ क्या है? प्रशस्ति का अर्थ है राजा की स्तुति। प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति करना होता है। प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख होता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो एलोरा गुफाएं राजपूतों ने बनवाई, महाबलीपुरम पल्लवों ने बनवाया, खजुराहो चंदेलों ने बनवाया, या एलिफेंटा गुफाएं मौर्य काल में बनी हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो मौर्य काल से संबंधित नहीं हैं, बल्कि इनका निर्माण 6वीं और 8वीं सदी में हुआ था। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है जो राष्ट्रकूट शासकों से संबंधित है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, ये पल्लव शासकों से संबंधित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है जो चंदेलों से संबंधित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी। हरिहर फर्स्ट ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना करी। बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, या सभी सही हैं? तो इसमें गलत है कि बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। तो बलबन ने नहीं कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में हुआ था और इसका निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया था। उसकी योजना 225 फीट ऊंची 4 मंजिला इमारत बनाने की थी, किंतु ऐबक के समय ही 1 मंजिला बन पाई थी। 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के समय पे पूरा हुआ। फिरोज तुगलक के समय इसकी 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। उसने इसके स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार ये इमारत अब 5 मंजिला हो गई है। कुतुब मीनार के निर्माण में बलबन का कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? तो भाई सर्वोच्च पद पर नियुक्त होता था काजी उल कुजात। काजी उल कुजात को मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था। मुख्य काजी को सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे जो कानून की व्याख्या करते थे, जिसके आधार पर मुख्य काजी निर्णय लेता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवा कर रज़्मनामा नाम दिया? तो ये अकबर का काम था। मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवादित कराकर रज़्मनामा नाम दिया। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। किसके अधीन? फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना करी अकबर ने। अकबर के काल में अन्य प्रमुख अनुवादित ग्रंथ निम्न हैं। ज्योतिष ग्रंथ तजक का अनुवाद जहान जफर नाम से, सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद नामा ए खिराद अफजा नाम से, कथा सरित सागर का अनुवाद बहर अल असमार नाम से, और पंचतंत्र का अनुवाद अनवरे सुलेही आदि के नाम से किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिज़ाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित है? तो भाई उस्ताद ईसा जो संबंधित है वो आपके ताजमहल से संबंधित है। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां कालीन वास्तुकला का चरमोत्कर्ष आगरे में यमुना नदी के तट पर निर्मित उसकी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल का मकबरा है। इसका मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी, और इसका प्रधान मिस्त्री या निर्माता उस्ताद ईसा खां था।
नेक्स्ट है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो ये विशेषता थी लोधी वंश की। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के लोधी वंश की विशेषता थी। लोधी वंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोधी काल के मकबरों को दो भागों अष्टभुजी और चतुर्थभुजी मकबरों में बांटा जा सकता है। प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा दिल्ली में स्थित खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है। सिकंदर लोदी के समय एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर दो गुंबदों का निर्माण हुआ। उल्लेखनीय है कि सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष था? तो उस आयोग का अध्यक्ष था डब्ल्यू हंटर। रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसका उद्देश्य 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उपाय सुझाने थे। प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया कि ये शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो, उसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 को की गई। ये आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो कि 1872 में प्रकाशित हुई थी, सार्वजनिक सत्य धर्म व सत्यशोधक समाज संगठन के द्वारा निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रणेता कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रणेता थे हेनरी विवियन डिराजियो। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक हेनरी विवियन डिराजियो, जो कि 1809 से 31 तक रहे थे। 1828 में स्थापित यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों में रैयतों को सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हेतु आवाज उठाना था। विवियन डिराजियो फ्रांस की क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे। नेक्स्ट है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब घोषित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता सत्र 1906 में घोषित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य घोषित किया। इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन से जुड़े प्रस्ताव पारित हुए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो प्रथम धातु थी तांबा। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों हेतु प्रयोग किया गया वो तांबा थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त होता था। तांबा के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तांबा की खोज हो जाने से इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो ये पाई गई है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा नामक प्राचीन स्थल से पाई गई है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। इसकी खोज 1901 में R.S. बिस्ट ने की थी। धौलावीरा वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन विशालतम नगरों में से एक है और ये 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। ठीक है, और यहाँ पे पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला जो है वो पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? तो भाई सरस्वती और
दृशदती नदियों के बीच की भूमि जो है वो ब्रह्मवर्त कहलाती है। मनुस्मृति में दृशदती और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा गया। दृशदती की पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती है। दृशदती सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है जो राजस्थान में बहती थी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है और इसे नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदीतमा कहा गया। गंगा और यमुना नदी के क्षेत्र ब्रह्मऋषि देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो कर्मकांडी वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है जिसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों और विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धव्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ व कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? तो उस समय प्रयुक्त होता था लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए लाल बलुआ पत्थर प्रयुक्त होता था। ईसा की प्रथम सदी से लेकर लगभग मुगल काल तक लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जबकि गांधार कला में काले रंग के स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, विचार करें। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश के द्वारा नष्ट कर दिए गए। तो भाई केवल एक कथन सही है, दोनों ही खिलजी वंश के द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल बंगाल का शासक बना। इसे उत्तरापथ स्वामी कहा जाता था। किसको? धर्मपाल को। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में से उसे परम सौगात कहा गया। उसने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। पाल वंश के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का भी विकास क्रम जारी रहा। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय खिलजी वंश 1290 से 1320 के द्वारा नहीं नष्ट किए गए थे, बल्कि इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा लगभग 1202 में नष्ट किया गया था। अतः कथन केवल एक ही सत्य है। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। तो अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम 1748 में भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता? तो शेरशाह सूरी को नहरों और सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए नहीं जाना जाता। शेरशाह सूरी को नागरिक प्रशासन की प्रणाली के संगठन के लिए जाना जाता है। पहला रुपया जारी करने वाला शेरशाह सूरी था, जो 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा और सभी शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किए गए। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के महान कार्यों में नहरों के द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करना शामिल नहीं है। नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक ने शुरू की थी। शेरशाह सूरी प्रथम शासक था जिसने पहली बार रुपया को शुरू किया, जो लगभग 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा। नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? तो शालीमार और निसार बाग की नींव जहांगीर ने रखी है। जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार और निसात बाग की नींव रखी और उसी ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगवाया। जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रसिद्ध दिया। फलस्वरूप उसके समय में बहुत कम इमारतों का निर्माण हुआ। जहांगीर के समय सबसे उल्लेखनीय इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था, उसमें पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था और ये लड़ा गया था बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना और कुशल सेनापतित्व था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की तुगलकमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने को उस्मानी विधि कहते थे। नेक्स्ट, 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? तो हेमू था। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक हेमू था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर और हेमू मोहम्मद आदिल शाह का वजीर व सेनापति के मध्य हुआ। इसके पूर्व हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय हुई। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? उसके बाद उसको काबुल ले जाया गया था। तो 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में नूर अफगान, जिसका आधुनिक नाम आराम बाग है, उसमें दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था प्रिवी काउंसिल। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य चैम्बर्स, लिमस्टर और हाइट को न्यायाधीश बनाया गया। ये अभिलेख न्यायालय था और इसके विरुद्ध अपीली प्रिवी काउंसिल में होती थी। इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो वो गए थे राजा राममोहन राय। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक था। इसने अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु दूत के रूप में राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। इसके समय में बादशाहत केवल लाल किले में ही सिमट कर रह गई थी। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट है पहली महिला अध्यक्ष और उसके बाद पहली है एनी बेसेंट। ठीक है, तो आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 28-29 दिसंबर 1917 को कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इन्होंने भारत में स्वशासन के उद्देश्य से 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। जन जागरण हेतु इन्होंने कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो था वो गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना था। कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। कनाडा सरकार का ये कानून इसलिए भी अधिक कठोर माना गया क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे भारतीय सीधे कनाडा पहुंच सके। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? तो जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र,
प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में पाई गई जोरवे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम, ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। इससे यहाँ द्विस्तरीय निवास का अभ्यास मिलता है। जोरवे पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई है, या द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। तो भाई तीनों ही कारण सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्घाटन से संबंधित उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके अभिलेखों की लंबाई छोटी है और इसमें द्विभाषा लेख अनुपस्थित है। तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है? तो तमसो मां ज्योतिर्गमय आपका कौन सा उपनिषद से आता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में तमसो मां ज्योतिर्गमय ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो का उल्लेख है, और इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है, और ये सबसे बड़ा उपनिषद है। कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो अशोक के शिलालेख जो है वो प्रथम बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। अशोक के शिलालेखों को बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। राज्याभिषेक से संबंधित माशकी के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र सुंग के बाद शासक कौन बना था? पुष्यमित्र सुंग के बाद शासक अग्निमित्र बना था। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके की थी। पुष्यमित्र सुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना था। नेक्स्ट है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्त कला की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकी युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया। गुप्त काल में चित्रकला का विकास हुआ। इस काल के चित्रों के अवशेषों को बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं और बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? तो मामलुक वंश का था भाई बलबन। सल्तनत कालीन शासक बलबन मामलुक वंश से संबंधित था। 1206 से 1290 में दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना करी। आरंभ में इसे दाश वंश का नाम दिया गया क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दाश था। बाद में इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक शासक कहा है। नेक्स्ट है, किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो भाई ये तो मलिक अंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता मलिक अंबर था। सर्वप्रथम इस नीति का सफल प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया? तो सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी ने घोषित किया था। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसे नामों से विभूषित किया जाता है। नेक्स्ट है, रैयतवारी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी। ये मूल रूप से शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क कर लगान वसूल किया जाता था। ब्रिटिश काल में ये व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि शामिल थी। पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में समानता पाए गए थे? तो ये मध्य पाषाण युग में माइक्रोलिथ पाए गए थे। मध्य पाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इस काल के लघु उपकरणों को सर्वप्रथम CL कार्लाइल ने 1867 में विंध्य क्षेत्र में
खोजा था। इस काल के उपकरण बहुत छोटे थे, लगभग 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक, इसलिए इन उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथिक कहा गया। पुरा पाषाण युग का समय लगभग 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। नव पाषाण युग का समय लगभग 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है और ताम्र पाषाण युग की शुरुआत लगभग 3,000 ईसा पूर्व से माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो ये शेख नसीरुद्दीन महमूद को, जो कि एक सूफी संत हैं, उनको चिराग ए दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। चिश्ती सूफी संत शेख नासिरुद्दीन महमूद को चिराग ए दहलवी के नाम से जाना जाता था, जो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना करी। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी है। 1143 से 1236 तक मोइनुद्दीन चिश्ती रहे और ये कहाँ पर करी थी इन्होंने? तो अजमेर में करी थी। ठीक है, तो ये हो गया है फिनिश और इसी के साथ हमारा 2016 का हमने फिनिश कर दिया है पेपर। और कल हम करेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2013 का सामाजिक विज्ञान इतिहास का विश्लेषण सहित व्याख्या। ठीक है, तो इसको हम कल करेंगे। तो आज हमने अपना 2016 वाला ख़त्म कर लिया है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभी मैं थोड़ा फास्ट हो जाती हूँ, उसका कारण ये है कि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है और मैं पूरा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाती है, इसलिए बहुत थोड़ा सा कभी कभी फास्ट हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए और स्टडी विद अनु को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं कल। अपने 2013 का पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।